शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। रिसाइट टुडे न्यूज़ अवामी मसाइल को, अवामी मुद्दों को उजागर करके पॉलिसी बनाने वालों तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। रिसाइट टुडे बात करता है अवामी मुद्दों पर अवामी चेहरों से। इसी तरह आज हम बात करेंगे उन मुद्दों पर जिन पर बात करने से लीडरान कतराते हैं। तो आज हम बात करेंगे ज़मीन से जुड़े हुए, हमारे साथ मौजूद है शफीक एंटी करप्शन, जो ऑल इंडिया तहरीक खुदादाद के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं, गरीबों का मसीहा आप जिन्हें कह सकते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है रिसाइट टुडे न्यूज़ में। 2012 में महानगर पालिका से आप चुनाव लड़े, जीते भी, और उसके बाद 2017 में आपने दोबारा चुनाव लड़ा और किसी वजह से हार गए। तो कितना एक जानना चाहेंगे कि आप एक टर्म में कारपोरेटर रहे, तो कितना बदला है मालेगांव और कितना बदलना बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ अपनी बातें आपके चैनल के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर आकर रखूं। रही बात मालेगांव शहर की बदलने की, तो मैं आप लोगों के साथ जो बैठा हूं, एक सोशल वर्कर की हैसियत से बैठा हूं। लीडरी तो हमने कभी की नहीं कि लीडर की हैसियत से तो हम यहाँ पर नहीं बैठे, एक सोशल वर्कर की हैसियत से बैठा हूँ। और रहा सवाल मालेगांव शहर का, तो मालेगांव शहर बदलना ये यहाँ के लीडरों का काम है। ये शहर कब बदलेगा इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। 2012 में जैसा शहर था आज भी वैसे ही शहर है। अतिक्रमण पूरे शहर के अंदर आप घूम के देखो, हर तरफ अतिक्रमण लगा रहता है। अतिक्रमण की गाड़ियाँ चलाई जाती है मालेगांव के अंदर। एक डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन में अलग से होता है अतिक्रमण डिपार्टमेंट जी। आप उसके पेपर, एक हमारे देश में जो माहिती अधिकार जिसको बोला जाता है, और उस अधिकार के ज़रिए एक आम आदमी को उसका अधिकार होता है, और वो अधिकार के ज़रिए आदमी को पता चलता है कि यार कहाँ पे क्या गड़बड़ और कहाँ पे क्या घोटाला हो रहा है। तो आप माहिती अधिकार लगाकर ये मालूमात ले सकते हैं कि जो मालेगांव महानगर पालिका के अंदर अतिक्रमण दस्ता घूमता है उस पर कितना खर्च होता है और उन लोगों ने आज तक कितना काम किया है। अभी जो चुनाव हुए थे अतिक्रमण के मुद्दों को लेकर हुए थे महानगर पालिका में, और जो रूलिंग पार्टी ने पहले ही जनरल बोर्ड मीटिंग में कहा था कि हम अतिक्रमण से जो है मालेगांव को पाक करेंगे, तो उस बात को हम समझते हैं कि 1 साल 2 साल का अरसा गुजर चुका है। तो कितना मतलब बदला हुआ है? क्या अतिक्रमण मुक्त हुआ है मालेगांव? मालेगांव अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है, ये आप भी बखूबी जानते हो जी। अतिक्रमण हर तरीके का अतिक्रमण है। कोई हमारा अपना भाई ठेला गाड़ी के ज़रिए अतिक्रमण करता है, कोई अपनी दुकानें आगे बढ़ाकर अतिक्रमण करता है, कोई अपने घर को आगे बढ़ाकर अतिक्रमण करता है, और कोई पानी की टाकी वगैरह गली में रखकर अतिक्रमण करता है। एक मामला अभी बहुत ज़्यादा है कि आप किदवाई रोड पर चले जाएं तो उसके बाद जो टरकें लगी रहती है, मालेगांव महानगर पालिका ने एक जोन रहता है ट्रक के लिए जो बना कर दिया जाता है, पार्किंग जोन जिसको कहा जाता है। अभी तक हमारे मालेगांव शहर को इसी बात का पता नहीं है कि मालेगांव शहर के अंदर पार्किंग जोन कहाँ पे है। तो हमारे अपने लोग बाकायदा ट्रक लगाकर अतिक्रमण करते हैं। ये होता है हर शहर में होता है पार्किंग जोन? पार्किंग जोन हर शहर में होता है जी। और शहर में ट्रक का एक वक्त रहता है कि इस वक्त से इस वक्त तक ट्रक कमर्शियल गाड़ी अंदर शहर के अंदर दाखिल हो सकती है। कई हादसात हो गए, कभी ट्रैक्टर के ज़रिए बोलो या ट्रकों के ज़रिए बोलो। हम लोग इस फील्ड से, सोशल फील्ड से जुड़े हुए हैं। हादसात जब होते हैं, एक्सीडेंट जब होता है, तो हमको पता चलता है कि यार ये ट्रक की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। अभी पीछे जहाँ पर जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है कि वो बच्ची उसके वालिद के साथ जा रही थी और पिछले टायर के अंदर आ गई। तो बहुत सारे शहर के नौजवानों ने मुद्दे को उठाया था कि ट्रक को उस वक्त अंदर दाखिल किया जाए जब कि उसको दाखिल करने का वक्त होता है। जी। बाद शहरों में रात में 10 बजे के बाद जो है एंट्री होती है, और सुबह 10 बजे से पहले जो है एंट्री बंद हो जाती है। तो हम हर साल सुनते हैं 6 महीना साल भर में कोई ना कोई वाक़यात जो है आगरा रोड पर हमारे शहर में होते हैं कि ट्रक की वजह से कई जानें जो है वो गई हैं। तो इसके ऊपर कोई सख्त
कानून क्यों नहीं बनता या कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती कि इस पर कानून अमल हो? कानून ऑलरेडी बना हुआ है, बना हुआ, उस पर अमल क्यों नहीं हो? अमल नहीं होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार ये लोग हैं कि पहले तो हमारी शहर की जो आवाम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, सीधी है और भोली है, कि उसमें से ही कोई सोशल वर्कर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद वो लोग आवाज़ उठाए, तब जाके हमारे शहर के लीडरों को क्योंकि ऐसा होता है कि बेदारी के लिए किसी की जान का जाना ज़रूरी नहीं है, आप इस मुद्दे को कभी भी उठा सकते कभी भी उठा सकते। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इस मुद्दे पे हमारी जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, अगर हमारे लीडर को वक्त नहीं है इस चीज़ का, तो सोशल वर्कर आगे बढ़कर इस ये पर काम आवाम कर भी इसके अंदर काम कर सकती है, सोशल वर्कर्स आगे आए जो बुनियादी पहले ये बिजली के जो मामलात है, मैं इस पे आपको बता दूं कि हमारा शहर मालेगांव शहर जो है ये मजदूरों का शहर है, और मजदूर जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है सनत से, तो वो सनत भी मजदूरों के उसमें आती है। जी। अगर बिजली का बिल कारखानेदार को ज़्यादा आएगा तो मजदूर की पगार कारखानेदार नहीं निकाल पाएगा। इससे क्या होगा कि कारखानेदार के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। बिजली महंगी होने की वजह से वो आज ये बिजली कंपनी के अंडर में होने के बावजूद हमारे मालेगांव शहर के अंदर कुछ कुछ कारखानेदारों के ऐसे मामलात है कि उनको बिजली बिल इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो बिजली बिल नहीं भरने के कारण उनके कारखाने बंद पड़े हुए हैं। जी। महाराष्ट्र अध्यक्ष आप ऑल इंडिया तहरीक खुदा दाद के हज़रत टीपू सुल्तान, तो ये तहरीक का मकसद क्या है और किस मकसद के तहत ये तहरीक बनी है और किन किन रियासतों में इस वक्त काम चल रहा है? ये तहरीक का मकसद ये है कि अभी जो गवर्नमेंट है, सरकार तो नहीं बोलूँगा मैं, गवर्नमेंट बोलूँगा, क्योंकि मेरी आदत है गवर्नमेंट मैं बोलता हूँ। सरकार सिर्फ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है उनको सरकार कहा जाता है। ये गवर्नमेंट है, आती है और जाती है। तो आज की जो गवर्नमेंट है ये सेकुलर नहीं है, सभी समझते हैं। इन्होंने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर मुसलमानों को, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, उनको काट के रखा है। जैसे कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का हम बचपने में स्कूल में पढ़ा करते थे, तो स्कूल में सबक आया करता था, उर्दू के अंदर बोलो, मराठी में बोलो, एक सबक आता था। लेकिन ये गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने स्कूलों के जो बच्चों को हिस्ट्री बताई जाती है, तो किताबों में से जिन्होंने देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, ऐसे लोगों को इन लोगों ने हिस्ट्री से निकाल दिया। तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि आने वाली जो हमारी नस्ल है, इन तक हिस्ट्री कैसे पहुँचे, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए घर बार कुर्बान कर दिया, अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और असल मकसद ये है कि हमारे जो नौजवान हैं, इन लोगों तक सच्ची बातें पहुँचे। जैसे कि एक मसला था, मैं आपको बताता चलूँ। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो थे, अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह थे, और हिंदुस्तान के अंदर कई बादशाह गुजरे, लेकिन ये बादशाह ऐसे थे, सुल्तान लक़ब जो उनको मिला था, क्यों मिला कि बहुत से बादशाहों को हमने देखे, वो जंग के लिए जब निकला करते थे तो उनकी फ़ौजें आगे रहा करती थी, उनके सिपह सालार आगे रहा करते थे, और ये हाथी के ऊपर बैठ के वो जंग का तमाशा देखते थे। लेकिन ये एक मर्द मुजाहिद ऐसे थे कि ये जंग के अंदर फ़ौज को पीछे रखते थे, सिपह सालार को पीछे रखते थे, और सबसे आगे अपना घोड़ा रखकर जंग लड़ा करते थे। तो ये हमारी नवी नस्ल, जो नौजवान नस्ल है, इनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो ये सब बातें हम लोग उन तक पहुंचाने के लिए निकले। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद का ऐलान किया कि हम श्रीरंगापट्टनम में एक मस्जिद बनाएंगे, उसका नाम मस्जिद आला रखा। और मस्जिद आला उसका नाम रखा, खुद डिज़ाइनिंग खुद किए उन्होंने, बहुत बड़े इंजीनियर भी थे। मस्जिद जब तामीर हो गई, तामीर होने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि इस मस्जिद की नमाज मैं उस शख्स से पढ़वाऊंगा जिसकी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं हुई हो। ऐलान करने के बाद पूरी एशिया के उलमाए किराम वहाँ पर जमा हुए। जमा होने के बाद सुबह फजर के वक्त से ऐलान किया गया था। उन्होंने घड़ी भी बनाई थी, अपनी मस्जिद के ऊपर तामीर की है घड़ी, कभी आपका जाना हो तो आप देखना उसको। तो 1:45 बज गया, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। 1:45 बजे के आसपास फिर ऐलान किया गया कि इतने बड़े मजमे के अंदर कौन सा वो शख्स है जो आके
जुमा की नमाज़ पढ़ाए और इस मस्जिद का इफ्तिताह करे। कोई आने के लिए तैयार नहीं था। खुद हज़रत टीपू सुल्तान खड़े हुए और खड़े होने के बाद मेंबर पर खड़े हुआ और फरमाया कि कसम उस पाक परवरदिगार की जिसने हम सबको पैदा किया। मेरा बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं आप लोगों तक मेरा ऐलान करूं कि मेरी इस एक वक्त की नमाज़ छूटी नहीं है। मेरा मकसद कुछ और था, लेकिन आज बहालत मजबूरी जब इस मस्जिद के नमाज के इफ्तिताह के लिए कोई सामने नहीं आया तो मुझे आना पड़ा। मेरा बताने का आप लोगों को मकसद ये है, नौजवानों को, कि हमारे जितने भी हिंदुस्तान के बादशाह गुज़रे हैं और हमारे जितने भी अकाबिर गुज़रे हैं, बुजुर्गान दीन गुज़रे हैं, तो नमाज के इतने पाबंद रहा करते थे कि एक वक्त की नमाज को कज़ा नहीं करते थे, चाहे वो जंग का मैदान हो। तालीम का भगवाकरण जो है हुआ है, आपके बताने का मकसद ये है कि सिलेबस में से जो है उनको हटा दिया गया। हम वापस जो है मालेगांव के मुद्दों पर आते हैं। सोशल वर्क में आप हमेशा आगे रहते हैं, गरीबों का मसीहा भी आपको कह सकते हैं। जहाँ पर भी हादसात होते हैं, चाहे वो पानी में डूबने के वाक़यात हो, चाहे किसी ने फांसी लगा ली हो, तो वहाँ आप जो है वो सबसे पहले पहुँच जाते हैं। वहाँ आपका नाम ज़रूर जो अखबारों के ज़रिए से, आवाम के ज़रिए से, हम देखते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से आपका नाम आता रहता है कि शफीक एंटी करप्शन वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मदद की लाश को सिविल हॉस्पिटल ले जाने में और तदफीन तक के वो साथ में रहे। तो आप सबसे पहला सवाल ये निकलता है कि आपको पता कैसे चलता है? ये काम मैं अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। और मैं क्या, गांव में जितने भी हमारे सोशल वर्कर हैं और जो भी ये काम करते हैं वो अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए करते हैं। और अल्लाह सबको तौफीक दे सब काम करने की, कि वो मुसलमानों के और भी दूसरी कौमों के हमदर्द बने। और खिदमत खल्क ऐसा अमल है जो अल्लाह के नज़दीक बड़ा पसंदीदा माना जाता है। तो मुझे पता ऐसा चलता है कि हमारी एम्बुलेंस है, जो 2009 से हम एम्बुलेंस चला रहे हैं। हमारा अपना पूरा एक ग्रुप है, तो वो ग्रुप मिलकर इस एम्बुलेंस को चलाता है। हम उसको फ्री में देते हैं। अगर वो मालेगांव शहर में कहीं कोने पे जाती है तो फ्री में लेकर जाओ, और अगर बाहर जाती है तो आपको सिर्फ पेट्रोल डालना होता है और ड्राइवर का जो खर्च रहता है उतना आपको देना होता है। तो ये हम लोग सब तरफ नंबर पूरे मालेगांव शहर में बांट के रखे हैं। और कुछ जगहों पे हमने बाकायदा उस वक्त में पर्ची लगाई थी कि कोई भी हादसा हो तो आप लोग हमको याद करें। वहाँ पर जो कपड़ा प्लास्टिक वगैरह का मामला रहता है वो भी हम हमारी कमेटी की तरफ से देते हैं। तो मालेगांव शहर के अंदर 99% लोगों के पास सोशल वर्करों के नंबर मौजूद होते हैं। तो बस किसी को भी पता चलता है, या फिर पुलिस स्टेशन में भी बहुत सारी जगहों पर हमने नंबर लगा के रखा है कि हादसा अगर कोई होता है और एम्बुलेंस किसी को लगती है तो आप ये नंबर पे फ़ोन करके हमको बुला लें। और भी जो दूसरी मदद हो तो हम उससे बिल्कुल आप लोगों को हेल्प करेंगे। ऐसा मिजाज ये शायद शहर में बन चुका है कि कहीं कोई हादसा हुआ तो भाई शफीक भाई को फ़ोन किया जाए, ऐसा भी है शायद। ऐसा एक मिजाज बन चुका है शहर के अंदर। जी। एक सवाल जो शायद मुझे पहले करना चाहिए था कि शफीक एंटी करप्शन, तो ये एंटी करप्शन कैसे जुड़ा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मैं 2008 के अंदर एक NGO से ज्वाइंट हुआ था जिसका नाम था भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान। अब उसका मायने इंग्लिश में हुआ एंटी करप्शन सोशल मूवमेंट, इसका मायने हुआ। तो उसमें मैं एक मेंबर की हैसियत से ज्वाइंट हुआ। महाराष्ट्र के हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट थे सैयद साबिर साहब औरंगाबाद से, तो उन्होंने मुझे ज्वाइंट किया। एक मेंबर की हैसियत से मैं उसमें ज्वाइंट हुआ। लेकिन मैंने काम अल्हम्दुलिल्लाह इतने किए, कभी चावल की काला बाजारी बोलो या रॉकेल की काला बाजारी बोलो या राशन वालों की काला बाजारी बोलो, इस पे हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने मिलकर बहुत सारे काम मालेगांव शहर के अंदर किए। मतलब आपने भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया, बदनवानी को। तो वाकई में था इतना भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर, हमारा देश शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2 नंबर पे आता है भ्रष्टाचार के अंदर। भ्रष्टाचार। तो आवाम में जागरूकता कैसे पैदा की जाए भ्रष्टाचारी के खिलाफ? हम देखते हैं कि भ्रष्टाचारी जो है वो बढ़ती जा रही है इस वक्त। हर क्षेत्र में जो है वो बदनवानी है, भ्रष्टाचारी है। मेरी तो अपील, अगर हम आवाम को अगर जागरूक करें तो कैसे करें? मेरी अपील हमारे शहर के नौजवानों से, नौजवान अगर इस चीज़ को उठाएं और काफ़ी तादाद में अगर मिल के उठाएं तो मुझे लगता है कि ये हमारे शहर से ख़त्म हो जाएगा। एक आदमी के ऊपर अगर लोड दोगे तो मुझे इस चीज़
को आपको बताना है, एक आदमी को अगर आप बोलोगे कि ये आदमी अकेला आदमी भ्रष्टाचार मालेगांव शहर से ख़त्म कर, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कितनी भी मेहनत कर ले ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि अगर वो ख़त्म करने निकला तो जाहिर सी बात है, जो भ्रष्टाचारी रहता है, जो भ्रष्टाचार करता है, तो अकेले आदमी के ऊपर इतना हावी हो जाएगा, उसको इतना ज़्यादा बदनाम कर देगा कि वो परेशान होकर किनारे हो जाएगा कि यार। आपके साथ कोई ऐसा वाक़या? बहुत सारे वाक़यात हुए, आप कितने बोलो आप। मतलब जिसने आप भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आपने और आज भी मेरे ऊपर उंगलियां उठाई जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक बंदा खड़ा नहीं कर सके या मुझे ऐसा साबित नहीं कर सके कि यार इसने इसके साथ ये किया है, उसके साथ वो किया जी, और ना कभी कर पाएंगे। गटर, सड़क, बिजली, जो आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये कल भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं और हमेशा वैसे ही रहेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? आप तो एक सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्क है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। अवामी बेदारी के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें? मैं अभी इससे पहले भी आपको बोला कि नौजवान हमारे आगे आए, अगर नौजवान आगे आएंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे शहर का हर वो आदमी जो मालेगांव महानगर पालिका में चुन के जाता है वो ठेकेदारी करता है। लेकिन ठेकेदारी नौजवानों को आगे लाने के लिए भी तो एक कायद चाहिए, जो नौजवानों के अंदर भ्रष्टाचारी के खिलाफ में एक मोमेंट शुरू करे, तो उसके लिए भी एक कायद की ज़रूरत हुआ करती है। हम तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। अगर मालेगांव शहर के नौजवान आते हैं तो हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए वो शहरी या वो जनता जो भ्रष्टाचारी को अगर ख़त्म करना चाहती है, लड़ना चाहती है, तो क्या वो आपसे रब्ता कायम करे? बिल्कुल। एक और ऑफिसर भी अगर आप लोगों से रिश्वत लेता है ना, तो आप हमसे कांटेक्ट करें जी। अगर आपको जबरी परेशान करता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करें जी। 5 रियासतों के चुनावी नतीजे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बीजेपी को करारी हार हुई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेरी अपनी सोच ये है, 5 राज्यों के जो अभी चुनाव हुए, बीजेपी को उसके अंदर करारी हार मिली, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने आवाम की नज़र में धूल झोंकी है और कांग्रेस के हाथ में लड्डू दे दिए। वो कैसे? कांग्रेस के नेता जो थे वो 4.5 साल से एक ही बात की रट लगा रखे थे, और भी जो सियासी पार्टियां थी सब ने एक ही रट लगाई थी कि बीजेपी मशीन की गड़बड़ी करके चुनाव लड़ती है। तो अभी उन्होंने कोई मशीन के अंदर गड़बड़ी नहीं की, इसलिए नहीं की कि वो 2019 का टेस्ट मैच खेलना चाहते जी। अब उन लोगों ने देख लिया कि आवाम हमारे साथ नहीं है, और कांग्रेस को लाने का मकसद ये कि कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस आ गई, अब कांग्रेसियों को बोलने का मौका नहीं रहेगा कि बीजेपी ने मशीन में गड़बड़ी करके 2019 का इलेक्शन लड़ाए। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से ईवीएम को लेकर बीजेपी ने आवाम का विश्वास जो है वो जीत लिया इस इलेक्शन में, और जो असल इलेक्शन है 2019 का इलेक्शन जो फैसला करता है कि पीएम कौन होगा, फाइनल मैच में हो सकता है कि वो ईवीएम में गड़बड़ी कर दें। और ठीक है, आज आप देखो कि 5 राज्यों के चुनाव हुए, कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता जी टीवी चैनल के ऊपर आकर ये बात नहीं कर रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी कहाँ गई, वो बात को भुला देना चाहिए। ठीक है, जिसका फायदा उनको सीधा जो है वो 2019 में चुनाव में होगा। और उस वक्त तो बात होगी कि एक लहर उस वक्त तो कांग्रेस की चली थी, अब जो है वो बीजेपी की लहर चल गई है। ठीक है, तो उस लहर में जो है वो मशीन भी बह जाएगी, कहीं ना कहीं बह जाएगी। ठीक है, तो बुलेट पेपर से इलेक्शन होना सही है मशीन से? बुलेट पेपर से 1970 में जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त कांग्रेस सरकार ने भी बुलेट पेपर में काफ़ी फेरबदल किया था, तो उसमें भी तो मुमकिन है या उसमें चांसेस कम हो जाते हैं? उसमें चांसेस कम हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा चांसेस। ठीक है, बहुमत से अवामी मुद्दों पर हम बात कर रहे थे अवामी लीडर शफीक एंटी करप्शन से, और चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से जो है अवाम के मसाइल को हल किया जाए और अवामी नुमाइंदों तक और पॉलिसी बनाने वालों तक अपनी बात को पहुंचाया जाए। रिसाइट टुडे की अवामी बेदारी मुहिम जारी रहेंगी। इसी तरीके से इस मुद्दे को लेकर हम फिर किसी शख्सियत के साथ बात करेंगे, बातें जारी रहेंगी, शो चलता रहेगा, सफ़र भी जारी रहेगा तब तक जब तक बुनियादी मसाइल हल नहीं हो जाते। मेरे साथ देखते रहिए रिसाइट टुडे न्यूज़। मैं हूं शाहिद हुसैन।